इस वीडियो में हम प्रभागीय संगठनिक ढांचा रिवाइज करेंगे और प्रभागीय संगठनिक ढांचा और कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में क्या क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगठन से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं, जितने रिवीजन अभी तक हम कर चुके हैं, प्लस ये क्विज हमने उसमें लिंक कर दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं प्रभागीय संगठनिक ढांचे का रिविजन। सबसे पहली बात कि प्रभागीय संगठनिक ढांचा क्या होता है। एक ऐसा संगठन ढांचा जिसमें विभिन्न विभागों का निर्माण उत्पादित वस्तुओं के आधार पर किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यावसायिक संगठन एक से ज़्यादा प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है या एक से ज़्यादा उत्पादों में डील करता है तो वो प्रभागीय संगठनिक ढांचे का निर्माण कर सकता है। हमने लास्ट क्लास में भी पतंजलि का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर भी अभी भी वही एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। यह संगठन आमतौर पर विविध प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होता है और विविध प्रकार के उत्पाद बनाता है। एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल के साथ में ज़रूर उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पतंजलि के हमने अलग अलग विभाग बनाए हैं, औषधि विभाग, कॉस्मेटिक विभाग, खाद्य पदार्थ विभाग, पेय पदार्थ विभाग। तो ये अलग अलग उत्पादों के आधार पर अगर विभागों का निर्माण हो रहा है तो वो प्रभागीय संगठनिक ढांचा कहलाता है। हर प्रभाग का एक अधिकारी होता है जो अपने विभाग के लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी होता है। अगर शूज़ डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, खाद्य पदार्थ विभाग है, तो वो उसी क्षेत्र में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। प्रभागीय संगठनिक ढांचे से फायदा क्या क्या है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर उत्पाद विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। उत्पाद विशिष्टीकरण मतलब क्योंकि वो किसी विशेष उत्पाद से संबंधित विभाग होता है तो उस उत्पाद से संबंधित सारे कार्यों को कर करके वो व्यक्ति या प्रबंधक जो है वो निपुण हो जाता है। प्रमोशन के लिए भी बहुत बढ़िया होता है उसके। सेकंड पॉइंट, उत्तरदायित्व निश्चित करना सरल होता है। अगर कंपनी को ओवरऑल नुकसान हो रहा है, पतंजलि का ही यदि हम उदाहरण लें, फॉर एग्जाम्पल हम कोरोना काल में कह सकते हैं कि पतंजलि का जो कॉस्मेटिक विभाग है वो सबसे कम लाभ जनरेट कर रहा है, जबकि औषधि विभाग, खाद्य पदार्थ विभाग सबसे ज़्यादा लाभ जनरेट कर रहे हैं। तो हम आसानी से पूरे संगठन के प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसके लिए कॉस्मेटिक विभाग जिम्मेदार है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व निश्चित करना, किसी एक विभाग को जिम्मेदार ठहराना प्रभागीय संगठनिक ढांचे में बहुत ही आसान होता है, सरल होता है। तीसरा फायदा शीघ्र निर्णय, क्योंकि अगर औषधि विभाग को कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए उसे कॉस्मेटिक विभाग से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर विभाग अपने आप निर्णय ले सकता है, इसके लिए उसे दूसरे विभाग से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अगर हम कार्यात्मक संगठनिक ढांचे की बात करें तो अगर वहाँ पर उत्पादन विभाग को कोई निर्णय लेना है तो उसे वित्त विभाग, विपणन विभाग या मानव संसाधन विभाग के साथ में कोलैबोरेट करना ही करना पड़ता है। तो 3 फायदे पढ़े हमने प्रभागीय संगठनिक ढांचे के। पहला, उत्पाद विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। किसी विशेष उत्पाद में हम उससे रिलेटेड सारे काम करने आ जाते हैं हमें। दूसरा, उत्तरदायित्व निश्चित करना सरल होता है। कौन सा विभाग ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा विभाग कम प्रॉफिट दे रहा है, ये पता लगाना आसान होता है। और तीसरा, जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें किसी दूसरे विभाग से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। एक विभाग दूसरे विभाग पर निर्भर नहीं करता है। इसी वजह से इस तरह के संगठनिक ढांचों का जो विकास होता है वो भी बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर हमें कोई एक और विभाग यहाँ पर जोड़ना है, कोई एक नया उत्पाद जोड़ना है, कोई नया विभाग जोड़ना है, तो उसके लिए हमें दूसरे विभागों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे हमने कहा शीघ्र निर्णय, इसी तरीके से एक चौथा पॉइंट और होता है हमारा इसमें, सरल विकास। क्यों होता है यहाँ पर सरल विकास? क्योंकि कोई भी नई इकाई की स्थापना करने के लिए हमें वर्तमान इकाइयों से या वर्तमान जो विभाग हैं उनसे ज़्यादा पूछने की या सलाह मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रभागीय संगठनिक ढांचे के 4 फायदे। सबसे पहला, उत्पाद विशिष्टीकरण। दूसरा, उत्तरदायित्व निश्चित करना सरल। तीसरा, शीघ्र निर्णय। और चौथा, सरल विकास। तो 4 पॉइंट्स हैं। वीडियो को पॉज करके देखो आपको कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं। अब प्रभागीय संगठनिक ढांचे के दोषों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कमी, कोषों के आवंटन को लेकर झगड़ा। हमने जैसे पतंजलि का उदाहरण लिया, यहाँ पर विभाग ही आपस में लड़ाई कर सकते हैं कोषों के आवंटन पर। औषधि विभाग ये कह सकता है कि कोरोना काल में क्योंकि कॉस्मेटिक विभाग को नुकसान हो रहा है तो इसको जो पैसा दिया जाना है इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसको ना देकर आप मुझे दे दो, क्योंकि औषधि विभाग बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस कोरोना काल में। तो इस तरीके से अलग अलग विभाग आपस में कई बार लड़ाई कर सकते हैं, मतभेद हो जाता है उनमें। दूसरा दोष है कार्य की पुनरावृत्ति, जिस वजह से कि लागत बढ़ जाती है। देखिए कार्य की पुनरावृत्ति कैसे होती है। यदि औषधि विभाग आकार में बड़ा होगा तो उसके भी 4 कार्य हो सकते हैं, उत्पादन, वित्त, विपणन, मानव संसाधन।
ऐसे ही कॉस्मेटिक विभाग के भी 4 अलग अलग विभाग हो सकते हैं, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, मानव संसाधन विभाग। इसी तरीके से खाद्य पदार्थ के भी 4 विभाग हो सकते हैं, पेय पदार्थ के भी 4 विभाग हो सकते हैं। चारों के अलग अलग उत्पादन विभाग, चारों के अलग अलग वित्त विभाग, चारों के अलग अलग मानव संसाधन विभाग। जबकि कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे कि वित्त विभाग है, मानव संसाधन विभाग है, जिनको कि चारों के लिए एक विभाग को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कई बार जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता चला जाता है और ये अपने आप में भी कार्यात्मक संगठनिक ढांचे को अपनाने का प्रयास करते हैं, अपने प्रभागीय संगठनिक ढांचों के अंदर भी अगर कार्यात्मक संगठनिक ढांचे यानी कि अलग अलग कार्यों के आधार पर अगर अलग अलग विभाग बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी लागत बढ़ सकती है, क्योंकि अलग अलग उत्पादन विभाग, अलग अलग वित्त विभाग, अलग अलग विपणन विभाग, अलग अलग मानव संसाधन विभाग, जिससे कि हर विभाग के लिए अलग प्रबंधक रखना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस की लागत बढ़ सकती है। तो 2 कमियां पड़ी अभी तक हमने। पहली, कोषों के आवंटन पर इनमें लड़ाई हो जाती है। दूसरा, क्योंकि ये अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रबंधकों को रखने लगते हैं, इस वजह से कार्यों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होती है और इनकी लागत बढ़ सकती है। तीसरी कमी, संगठनिक हितों की अनदेखी करना। कई बार क्या करते हैं ये प्रभागीय संगठनिक ढांचे, अपने लाभ को बढ़ाने के चक्कर में संगठन के हित को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जबकि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। अब इतनी कमियां हैं, इतने फायदे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभागीय संगठनिक ढांचा अपनाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर प्रभागीय संगठनिक ढांचा उपयुक्त रहता है? पहला, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के उत्पादों का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जहाँ विविध प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हों, वहाँ पर प्रभागीय संगठनिक ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के संसाधनों को प्रयोग में लाया जाता है, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को जहाँ पर हम प्रयोग में लाते हैं, वहाँ पर भी प्रभागीय संगठनिक ढांचे का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। आई होप कार्यात्मक और प्रभागीय संगठनिक ढांचा क्लियर है आपको। फटाफट इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रचना। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे की रचना कार्यों के आधार पर, इसकी उत्पादित वस्तुओं के आधार पर। दूसरा, विशिष्टीकरण। कार्यात्मक संगठन में कार्य विशिष्टीकरण, प्रभागीय संगठन में उत्पाद विशिष्टीकरण। तीसरा, उत्तरदायित्व निश्चित करना। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, जबकि प्रभागीय संगठनिक ढांचे में हम बता सकते हैं कि कौन सा उत्पाद है या कौन सा विभाग है जिसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस हमें हो रहा है, तो यहाँ पर उत्तरदायित्व निश्चित करना सरल होता है। चौथा पॉइंट, स्वतंत्रता। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में कम स्वतंत्रता होती है, क्योंकि कोई भी निर्णय लेना है एक विभाग को दूसरे विभाग से पूछना पड़ता है, जबकि प्रभागीय संगठनिक ढांचे में स्वतंत्रता अधिक होती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेते समय एक विभाग को दूसरे विभाग से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा पॉइंट, लागत। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में कम लागत आती है, जबकि प्रभागीय संगठनिक ढांचे में अधिक लागत आती है। क्यों? क्योंकि कई बार प्रभागीय संगठनिक ढांचों के अंदर भी वो कार्यात्मक संगठनिक ढांचा बना सकते हैं, अगर संगठन का आकार बहुत ही बड़ा हो। जैसे मैंने आपको पतंजलि के लिए बताया कि वे अपने औषधि विभाग में कार्यात्मक ढांचा बना सकते हैं, उत्पादन, वित्त, विपणन, मानव संसाधन। अपने कॉस्मेटिक विभाग में ऐसे कार्यात्मक संगठनिक ढांचा बना सकते हो, तो ऐसा करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। छठा और आखिरी पॉइंट, यहाँ पर समन्वय। समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग, मानव संसाधन विभाग, सबको आपस में मिलजुल के काम करना पड़ता है। उत्पादन विभाग का मतलब, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वित्त विभाग से पूछना पड़ेगा कि क्या इतना पैसा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। मानव संसाधन विभाग से पूछना पड़ेगा, क्या इतने लोग हैं जिन्हें हम और अपॉइंट करके अपना प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। विपणन विभाग से पूछना पड़ेगा, क्या मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। यानी कि बहुत कठिन है कोऑर्डिनेट करना, जबकि प्रभागीय संगठनिक ढांचे में कोऑर्डिनेट करना आसान है। औषधि विभाग कोई भी निर्णय लेना चाहता है तो वो कॉस्मेटिक विभाग से पूछे बिना ले सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं कार्यात्मक और प्रभागीय के अंतर के। दोबारा से इनको देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है अंतर बताने के लिए हमेशा आधार के साथ बताएं, और ये 1 वर्ड नहीं लिखना है, ये सिर्फ नोट्स हैं, याद करने के लिए है। पेपर में आएगा तो पूरा सेंटेंस लिखना है। सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के आप अपना क्विज कर सकते हो और आगे पीछे की वीडियोस देख सकते हो। अगली वीडियो में अधिकारांतरण और विकेंद्रीकरण रिवाइज करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।